Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are on chapter number 2 theory base of accounting. तो आज हम क्या करने वाले हैं theory base of accounting कि theory base of accounting होता क्या है. तो फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. हम अब अकाउंटिंग के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. अकाउंटिंग किस लिए यूज़ होती है, हमारी बिज़नेस की लैंग्वेज होती है. अकाउंटिंग क्या बेसिकली बिज़नेस की लैंग्वेज होती है. बिज़नेस कैसा चल रहा है वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताती है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, रेवेन्यूज़ कितने हैं. तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. जब भी हम क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किस वे में हम उसे प्रिपेयर करें. तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते क्या हैं वो पढ़ते हैं. आर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ये क्या होती है, फाउंडेशन फॉर्म होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये बिल्कुल बेस है. They are essential for preparing financial statements are generally accepted. हर जगह एक्सेप्ट होते हैं. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं वो हर जगह एक्सेप्ट होती हैं, ये जो अजम्पशंस होती हैं. एंड विदाउट द नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर्स, इनकी हमें कहीं पे भी डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हमारे क्या है, 3 बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है. कौन कौन सी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली होता क्या है, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है हम हर बिज़नेस को वो फॉलो करनी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए वो फॉलो करनी पड़ती है. बट इनकी कहीं पे भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होती. होते क्या है, 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. आइए देखते हैं होते क्या है ये वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट वी गोना स्टडी अबाउट इज गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, ये जो अजम्पशन है ये बेसिकली एक प्रिजम्पशन है बिज़नेस की कि जब भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो ये मान के चलता है कि वो लाइफ टाइम चलाने वाला है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए वो चलाएगा. कोई ये सोच के अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता कि हमने आज बिज़नेस खोला है तो आज ही हमारा बिज़नेस, कल हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा हम नहीं सोचते हैं. तो बेसिकली जब भी आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि हम ये अजम्पशन, हमारी ये अजम्पशन होती है कि हमारा जो बिज़नेस है ये क्या चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाला है. हम ये मान के चलते हैं कि इसके ऑपरेशंस कभी भी हॉल्ट नहीं होने वाले हैं, रुकने नहीं वाले हैं, या तो लिक्विडेट नहीं होने वाले हैं. लिक्विडेट मतलब आपके सारे एसेट्स बिक जाना, लॉसेज हो रहे हैं, लगातार आपने सारे एसेट्स बेच दिए, कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई. हम ऐसा नहीं सोच के चलते. तो हमें कभी भी ये डिस्क्लोज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमारा जो बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रहा है. लेकिन इसकी क्या है, एक एक्सेप्शन है. अगर आपका गोइंग कंसर्न क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, गोइंग कंसर्न क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, आपको लगातार लग रहा है आपका बिज़नेस बैक टू बैक किस में जा रहा है, लॉसेज में जा रहा है, ईयर आफ्टर ईयर आपके लॉसेज में जा रहे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, और आपके जो इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो अगर बिज़नेस के बैक टू बैक खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू इनकम कम हो रही है, लॉस बैक टू बैक हो रहा है, तो अब बिज़नेस ये लिख सकता है कि हाँ गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है. आपको अपने बिज़नेस में इसको तभी शो करना पड़ेगा, किसको, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, अगर आपका गोइंग कंसर्न क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है. अफेक्ट हो रहा है इन द सेंस, अभी मैंने आपको बताया अगर आपको बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं तो आप शो करो, आपके बैक टू बैक ईयर आफ्टर ईयर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपके रेवेन्यू कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ये अपने बिज़नेस में शो करना पड़ेगा, जो आपको लग जाए कि हाँ अब पोजीशन आ गई है कि बिज़नेस बंद हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है, एसेट्स बेचने बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस बेसिस पे आप अपने गोइंग कंसर्न को आपको शो करना पड़ेगा अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में. वरना आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करके हम बनाते हैं कि एसेट्स की जो वैल्यू है वो अच्छी है, बिज़नेस हमारा क्या हो रहा है, बैक टू बैक कंटिन्यू होगा ईयर आफ्टर ईयर, और लिक्विडेट होने के कोई भी चांसेस नहीं है. हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, एसेट्स वैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. जितने भी हमने एसेट्स को ख़रीदा है कॉस्ट वैल्यू पे, उस पर हम इसे रिकॉर्ड करते हैं. एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ओवर टाइम रादर दैन सोल्ड इमीडिएटली. और हम क्या मान के चलते हैं कि जो एसेट्स हमने ख़रीदे हैं हम उनको फॉर द टाइम बिंग यूज़ करने वाले हैं, ये नहीं कि हम इमीडिएटली सोल्ड करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, नहीं. कब बेचते हैं हम अपने एसेट्स, जब हमारे बिज़नेस बहुत ज़्यादा बैक टू बैक लॉसेज में जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि बिज़नेस आगे नहीं चलने वाला, तो हम अपने एसेट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचते हैं,
उससे पहले हम नहीं सोचते बेचने के लिए, क्योंकि हमारे लिए क्या है, उसके भी पे तो हम काम कर रहे हैं। एसेट्स क्या होते हैं, हमने 2 तरह के एसेट्स पढ़े थे। कौन कौन से 2 तरह के एसेट्स पढ़े थे हमने? एक हमने पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स, दूसरे हमने पढ़े थे करंट एसेट्स। क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और क्या होते हैं करंट एसेट्स? वो एसेट्स जो आपको मोर दैन 1 ईयर का बेनिफिट देंगे। वो एसेट्स जो आपको मोर दैन 1 ईयर का बेनिफिट देंगे, वो आपके लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। और जो लेस दैन 1 ईयर का बेनिफिट दे रहे हैं, वो आपके लिए करंट एसेट्स है, जो रेगुलर बेसिस पे चेंज होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का जैसे कोई एग्जांपल हो गया बिल्डिंग हो गई, ये फिक्स्ड एसेट हो गया। मशीनरी, जो मशीनरी होती है जिसकी वजह से स्टॉक बनता है, व्हीकल्स हो गई, ये सब क्या हो गई आपके फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट की अगर हम बात करें, मान लो स्टॉक, ये आपका करंट एसेट है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हम उधारी पे सेल्स करते हैं, क्रेडिट पे सेल्स करेंगे, उनसे पैसा रिसीव होना होगा, तो हमारे लिए करंट एसेट्स होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये किस पे हम रिकॉर्ड करते हैं? अगर जो भी एसेट वैल्यूएशन होता है वो भी किस पे होता है? वैसे कॉस्ट पे। अगर हमने कोई भी फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज करा है और उसको हम ये मान के चलते हैं कि हमने अभी बेचना नहीं है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है? लाइबिलिटीज़ आर ट्रीटेड एज ऑन गोइंग ऑब्लिगेशन with the expectation that the company will continue to meet its financial commitments as they arise। कि अभी भी जो लाइबिलिटीज़ रहेंगी वो ऑनगोइंग ऑब्लिगेशंस होगी कि कंपनी मीट करेगी। ये मान के चलते हैं कि कंपनी सारी ऑब्लिगेशंस को मीट करेगी, सारी लाइबिलिटीज़ वो पे ऑफ कर पाएगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी इज़ गोइंग ऑन फॉर एवर एंड एवर, हम ये मान के अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, जो हमारा सेकंड आ गया है, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ? ये एक अजम्पशन है विच स्टेट्स दैट अकाउंटिंग मेथड्स, जो भी अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस हैं, दे शुड रिमेन कंसिस्टेंट, वो सेम होने चाहिए 1 पीरियड टू द नेक्स्ट। मतलब कि 1 पीरियड टू द नेक्स्ट मतलब का क्या हुआ? ईयर आफ्टर ईयर, हर साल जो भी आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी आप अकाउंटिंग मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सेम होने चाहिए। अकाउंटिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, अलग अलग मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कोई होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है, कोई WDV। तो बेसिकली क्या होता है, हम हर साल मेथड को चेंज नहीं कर सकते। एक साल हमने SLM लगा लिया, अगले साल हम WDV पे आ गए, उसके अगले साल SM लगा लिया, नेक्स्ट ईयर हम WDV पे आ गए। हम ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वी हैव टू बी कॉन्स्टेंट, एक ही मेथड पे हमें टिका रहना होता है, हमें कॉन्स्टेंट रहना ही पड़ेगा। हम बैक टू बैक अपने मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, ताकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो ईजिली क्या हो पाए? कंपेयर हो सके, कंपेरेबिलिटी उसमें अच्छी हो। की पॉइंट्स पे आते हैं। कंपेरेबिलिटी, consistent application of accounting policies ensure that financial statements from different periods, मतलब जो financial statement अलग अलग पीरियड के होंगे, can be compared providing meaningful insights into the company's performance। अगर आप consistent policies यूज़ कर रहे हो, consistency है, तो मतलब आपकी क्या है? आप अपने जो financial statements होंगे, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, आप उनको क्या करोगे? जो ईयर वाइज होंगे, डिफरेंट ईयर्स के होंगे, एक ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप उनको क्या करवाओगे? ईजिली कंपेयर, यू कैन ईजिली कंपेयर देम, ईजिली कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस या अकाउंटिंग मेथड, दैट कैन बी डन, बट उसमें भी लिमिटेशन है, हर साल नहीं कर सकते हो आप चेंज। हाँ, आपको लगता है कि इसकी वजह से अगर हम चेंज कर दें अपने अकाउंटिंग मेथड तो कोई ना कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। पर अगर आप ऐसे सोचो कि हर साल आप कर लो, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट फीजिबल। नेक्स्ट, changes in accounting policies, if changes in accounting methods are necessary, they should be clearly disclosed, disclosure बहुत important है, and justified along with the impact of change in financial statement। जैसे AS 1 ने हमें ऑलरेडी क्या कहा है? AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या कहता है? जितने भी इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं, कोई भी चीज़ चेंजेस हो रहे हैं आपके फाइनेंस स्टेटमेंट में, हर चीज़ को क्या करो? डिस्क्लोज करो, शो करो, जहाँ पे भी शो कर सकते हो वहाँ करो।
अगर आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहे हो, तो जो बैलेंस शीट होती है उसके कहाँ पे शो करो, फुट नोट्स पे। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, बैलेंस शीट क्या होता है, डिस्क्लोजर क्या होता है, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी आपको इतना डिटेल समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखना, कोई भी अगर चेंज आ रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। हर चीज़ का डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, उनको वो डिस्क्लोजर के बारे में पता हो, वो ईजिली अपने डिसीजंस भी ले सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द एप्लीकेशन, कंसिस्टेंसी applies to various accounting practices such as inventory valuation। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। स्टॉक का अलग अलग टाइप का वैल्यूएशन होता है, लीफो हो गया, मेथड, फीफो हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे डेप्रिसिएशन का भी मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, ये मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लीफो फीफो क्या होता है, सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक होता है लीफो और एक होता है फीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपका लास्ट में आया है उसको सबसे पहले बेचो। फर्स्ट आउट मतलब लास्ट इन, जो लास्ट में आया है। फर्स्ट आउट मतलब सबसे पहले उसको बेचो और रिकॉर्ड करो। और फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले बेचो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो ये मेथड फॉलो करती है या ये मेथड फॉलो करती है अपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन बैक टू बैक ये मेथड को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक ईयर लीफो कर लिया, अगले साल फीफो कर लिया, उसके नेक्स्ट ईयर लीफो पे स्विच कर लिया, देन फीफो पे स्विच कर लिया। दैट इज़ नॉट फीजिबल एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। You have to be consistent in applying the accounting assumptions. So this is very important. Consistency is very much important. Coming on to the third one. Next is accrual. What do you mean by accrual? Accrual क्या होता है? देखो, दो बेसिस होते हैं। वन इज़ कैश बेसिस, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैश पे रिकॉर्ड करो, और कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अक्रूवल पे रिकॉर्ड करो। तो अक्रूवल हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। अक्रूवल मतलब क्या होता है, ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर बात हो रही है तो उसको कब रिकॉर्ड करो, उसको कब रिकॉर्ड करो, इसके बारे में बात हो रही है। उसको रिकॉर्ड कब करो, चाहे वो उसे कैश में हो या फिर ड्यू हो, जो भी इनमें से अर्ली हो, जो भी अर्ली हो उस पे रिकॉर्ड कर दो। चाहे वो कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अगर ड्यू भी हो चुका है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप रिकॉर्ड कर लो। इट इज़ ऐसा नहीं है कि आप कैश का वेट कर रहे हो, अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। विच एवर इज़ अर्लियर, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ठीक है, कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन नाउ। The accrual assumption states that financial transaction should be recorded when they occur। जैसे ही occur हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करो, regardless when the related cash is received or paid। आप कैश का वेट नहीं करो, जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। This principle ensures that revenues and expenses are matched in the period in which they occur। देखो, बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं। जैसे एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसने हमारे बिज़नेस में सामान परचेज़ करा था 2 जून को। उसने हमसे सामान परचेज़ करने के लिए ऑर्डर प्लेस करा, हमें ऑर्डर प्लेस करा उसने 2 जून को। थोड़ा ऐसा करते हैं, साइड में ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस और चाहिए। एक पर्सन आया एक्स, उसने हमें ऑर्डर प्लेस करा कुछ सामान परचेजेस के लिए 2 जून को। ठीक है, 2 जून को उसने सामान हमें ऑर्डर प्लेस करा। हम लोगों ने उसको 2 जून को ही उसका जो स्टॉक था वो उसको डिलीवर भी कर दिया, सेम डे उसको हमने डिलीवर कर दिया। लेकिन उसने जो हमें कैश पे करा है उसके रिगार्डिंग, उसने कैश कब पे करा, 5 जून को।
तो क्या हम उसके 5th जून का वेट करें? शैल वी वेट फॉर द 5th जून अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए? नो, हम उस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे? 2 जून को, क्योंकि हमारी अमाउंट 2 जून को क्या हो गई थी? ड्यू। हमने उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया था और हमारी अमाउंट क्या हो गई थी? 2 जून को ही हो गई थी ड्यू। सो इट वॉज ड्यू व्हेन? ऑन 2 जून। तो आप 2 जून को ही क्या करो? उसको रिकॉर्ड कर दो। 2 जून को ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, आपको 5th तक वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अक्रूवल बेसिस पे क्या कहता है? चाहे कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, या फिर वो ड्यू हो चुकी है ट्रांजैक्शन, तो उस टाइम पे आप उसको रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। जैसे ही आपका रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज करना मतलब उसको आगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसको रिकॉर्ड भी कर लो, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। दिस अलाइन्स इनकम विद द पीरियड इन विच द रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। Now if you talk about the expenses, expenses are recorded when they are incurred, not when the cash is paid. जैसे ही incur हुए, recorded. वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैश के लिए। Ensuring the cost are matched with the revenues they help generate. देखो बेसिकली accrual basis आपका यही हुआ, whenever the transaction has become due, you have to record it. Do not wait for the cash to be received or cash to be paid. Just record on the due basis itself, whichever is earlier. That's it. So, coming on to the finance statement point, the accrual basis of accounting provides more accurate picture of company's financial performance and position by recognizing economic events in the period in which they incur. मतलब आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी वक्त आप इसको रिकॉग्नाइज कर लो। रिकॉग्नाइज करना इन द सेंस शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस वक्त इनकर हुए उसी वक्त अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसे शो कर दिया। दैट इज़ द अक्रूवल बेसिस. So these are the 3 fundamental accounting assumptions which are followed by everyone, and these are very important for the exam perspective also. Coming on to the next one, accounting principles. Accounting principles are fundamental guidelines. This word is very important. These are guidelines that govern preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी गाइडलाइंस होती है किस बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। दीज इंश्योर कंसिस्टेंसी, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी मतलब सेम ईयर आफ्टर ईयर आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। हाउ? Year after year there should be consistency. One should be reliable for whose perspective? For the perspective of users. अगर हम users की बात करें, users कौन होते हैं? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका मैनेजमेंट है। इंटरनल यूजर्स जो आपकी पूरी क्या करता है? प्लानिंग किसके बिहाफ पे करता है? इन्हीं के बिहाफ पे करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे। आपके शेयर होल्डर्स वो यूजर्स हैं क्योंकि वो पैसा लगाते हैं, उनको रिटर्न की होप होती है आपकी कंपनी से। क्रेडिटर्स जो आपको उधारी पे सामान देते हैं, वो ये देखेंगे कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है, कि आप उनका पैसा उनको वापस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट जो आपको टैक्सेस देती है, आप जिनको टैक्सेस देते हो तो वो देखेंगे कि आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हो। तो ये यूज़र्स के लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनेंस स्टेटमेंट्स उस बेसिस पे आपको बनाने होते हैं कि हर यूज़र उस पर रिलाई कर सके। रिलायबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट शुड बी सच दैट दे कैन बी ईजिली कंपेयर्ड। ईयर आफ्टर ईयर आप अपने फाइनेंस स्टेटमेंट को ईजिली कंपेयर कर पाओ, तो सेम होने चाहिए। दे शुड बी कंसिस्टेंसी। ओके, नेक्स्ट. So we are on the accounting principles now. The first principle that we are studying is accounting entity. What do you mean by accounting entity? Accounting entity concept, ये अलग अलग concepts होते हैं basically. The accounting entity principle states that a business is considered separate legal, or we can say separate legal entity, an economic entity from its owners. मतलब हम ये मान के चलेंगे, अगर कोई पर्सन है, जैसे मान लो कोई पर्सन है राम, उसका बिजनेस है एक्स लिमिटेड।
ये बिज़नेस अलग है, ये एक्स लिमिटेड राम अलग है और बिज़नेस अलग है, दोनों अलग है। बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज़। अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूँ, मैं राम के बिज़नेस से हम लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो मैं वो लोन किसके लिए लायबल हूँ? एक्स लिमिटेड के लिए। या अगर मैंने 2 लाख रुपए का लोन दिया है उनको और वो मेरे को पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो लायबिलिटी किसकी रहेगी? बिजनेस की लायबिलिटी रहेगी। राम इज़ सेपरेट एंड द बिजनेस इज़ सेपरेट। बिजनेस अपने नेम पे कोई भी फर्नीचर, कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, ठीक है। सो बेसिक अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस इज डिफरेंट and the owner of the business is also different. The financial records of business are kept separate from the personal financial records of the owners. ओनर के पर्सनल रिकॉर्ड्स अलग रहते हैं और जो बिजनेस हैं उसके रिकॉर्ड्स अलग रहते हैं। ये सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी पर्सनल खर्चा उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर कोई पैसा जो ओनर है, जो ये राम है, अगर वो विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो जो विड्रॉ होगा वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे शो करेंगे हम उसे? एज ड्राइंग शो करेंगे, लेकिन उसके कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो नहीं होते। यहाँ पे जो शो होंगे, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। दैट्स इट। So all what I want to say is, the person, individual, the owner of the business is separate and the business is separate. If anything is due on behalf of the company, so that will be of the companies itself, not of the owner. Okay. So the next, accounting period. See, accounting period principle states that life of business is divided into regular intervals known as accounting period for reporting purposes. अगर accounting period की हम बात करें, हमारे 2 तरीके के ईयर्स होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर ये कब शुरू होता है? कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बट क्या ये अकाउंट्स में फॉलो होता है? नहीं, ये अकाउंट्स में फॉलो नहीं होता। अकाउंट्स में जो फॉलो होता है वो फॉलो होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंट्स में कौन सा ईयर फॉलो होता है? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से, किसी भी ईयर के 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो बेसिकली हमें अकाउंटिंग पीरियड का पे बहुत ध्यान देना होगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन आ रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सी व्हाट अकाउंटिंग, सो व्हाट इट स्टेट्स। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं? बिज़नेस में अगर हमने कोई भी खर्चा करा तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। तो ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन है। बिज़नेस में कोई इनकम हुई तो उसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू। तो वो भी रिकॉर्ड होते हैं। बिज़नेस में अगर कोई सेल्स हो रही है या कोई भी चीज़ परचेजेस हो रही है, तो ये हर चीज़ क्या होती है? एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। ये हर चीज़ आपको क्या करनी होती है? रिकॉर्ड करनी होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, रिकॉर्ड आप तब करोगे अगर वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। जैसे मान लो 2024 की अगर मैं बात करूँ, 2024 और 2025 की, ठीक है, 2024 और 25 की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो 2024 और 25 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल से लेकर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जो कि इसके बियॉन्ड हुई है, या तो इस डेट से पहले या इस डेट के बाद, तो क्या आपको रिकॉर्ड करनी है? नहीं। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन पहले हुई है, लेट्स से मान लो कि 27 मार्च 2024, जो कि इस डेट से पहले है,
ये जो डेट है 27 मार्च, इससे पहले है, तब हमने कोई सामान बेचा था, सेल्स करी थी, लेकिन हमें जो पैसा मिला वो मिला 1 अप्रैल को। क्या हमें तब रिकॉर्ड करना पड़ेगा? यस। 2 ट्रांजैक्शन पहले की है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कुछ तो इम्पैक्ट हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ, तो आप उस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे। तो आपको ये देखना है कि वो ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंटिंग ईयर में आ रही है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट। अगर उससे पहले की है, बात की है, जो इम्पैक्ट नहीं कर रही उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को, तो आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ज़्यादातर जो हम फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, मेजॉरिटी जो बनाती है वो एनुअली बनाती है। क्वार्टरली बना के भी आप उसे एनुअली में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ टोटली द चॉइस ऑफ द कंपनीज। बट जो हम रिकॉर्ड रखते हैं वो हमें एनुअली का रखना होता है, मीन्स एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर, और उसको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। उसके भी यहाँ पे क्या होता है, हमें पोजीशन पता लगती रहती है बिजनेस की कि पोजीशन क्या है, उसमें एक्चुअली प्रॉफिट्स इनकर हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने, एवरीथिंग। और अकाउंटिंग पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पिछले 2 सालों का भी रिकॉर्ड अगर हमें कंपेयर करना है, तो अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही हम उसे कंपेयर करते हैं, मीन्स एनुअली। सो हमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये जानना कि कौन सी ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आ रही है। अगर उस ईयर में आ रही है, वी हैव टू रिकॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। नहीं आ रही है तो वी वोंट बी रिकॉर्डिंग। लेकिन अब कोई पहले या बाद की ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में इम्पैक्ट डाल रही है, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर। इस पे तो स्टार बना लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। फुल डिस्क्लोजर principles requires that all material information that could affect the user's decision must be disclosed in financial statement. अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? हर चीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि लेफ्ट आउट हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लेफ्ट आउट हो। उसमें ना तो कोई एरर होना चाहिए, आप जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ना तो कोई एरर होना चाहिए। एरर मतलब कोई भी गलती ना हो। कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि मतलब जानबूझ के आपने कुछ करा है, जानबूझ के आप उसमें कुछ छुपा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो। और कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? आपकी सेल्स हुई थी 1 लाख रुपए की, आपने दिखा दिया 10,000 रुपये की, कम दिखा दी। या परचेजेज हुई थी 10,000 की, आपने उसे 15,000 की दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी। तो इस तरीके से कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या मान लो आपके प्रिंसिपल्स में कोई चेंज आ रहा है, प्रिंसिपल्स में कोई चेंज आ रहा है, आपके मेथड्स में कोई चेंज है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज। उसको डिस्क्लोज करो। जैसे कि पहले आपका फीफो मेथड आप चला रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक वैल्यूएशन का। अब आप क्या करने लगे? लीफो मेथड पे आ गए। देन यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी मिस हैपनिंग हुई, आपके मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि मान लो आपका स्टॉक क्या हो गया, जल गया, स्टॉक जल गया, ख़राब हो गया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ उसको भी आप क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर। अगर ऐसा लग रहा है कि आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गिव डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप बैलेंस शीट बनाते हैं, या आगे जाके हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट में बेसिकली आप अपने सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड होता है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो बैलेंस शीट के नीचे बॉटम पे आप उसे एज फुट नोट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं कर पा रहे हो, बट डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होनी चाहिए दैट इज़ अनडिस्क्लोज्ड, आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो यूज़र्स होंगे, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होंगे, उनके जो डिसीजंस होंगे उन पे क्या हो सकता है? इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने क्या करा? एक्सपेंसेस कम शो करे एक्चुअल से, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है।
आपने खर्चे कम शो करे हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, और प्रॉफिट ज़्यादा दिखने की वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या करा, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आपने क्या करा था, खर्चे कम दिखाए जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख गया, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपना पैसा इन्वेस्ट करा। उनको लगा क्या, उनको अच्छी क्या मिल जाएंगी, रिटर्न्स मिल जाएंगी, अच्छा पैसा वो कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने क्या करा, उनको गलत इम्प्रेशन दिया, गलत पिक्चर डिपिक्ट करी अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट की। सो आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है अपने फाइनेंस स्टेटमेंट से कि यूज़र्स का क्या हुआ, डिसीजन इम्पैक्ट हुए। हर चीज़ को सच्चाई से दिखाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ डिस्क्लोज करो, कुछ भी हाइड नहीं करना होता। कोई भी मेथड आपने चेंज करा अपनी अकाउंटिंग का, डिस्क्लोज करो। कोई भी मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, मेजर इन्वेस्टमेंट करी है आपने, उसको शो करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी आगे लिक्विडेट होने वाली है, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, बैक टू बैक लॉसेज आ रहे हैं, डिस्क्लोज करो, हर चीज़ बताओ, फाइनेंस स्टेटमेंट में शो करो। फाइनेंस स्टेटमेंट में नहीं शो कर सकते तो बैलेंस शीट के फुट नोट्स पे नीचे भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर जो भी मटीरियल आइटम हो, देखो मटीरियलिटी बेसिकली दो तरीके से होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपके यूज़र्स का डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हर चीज़ क्लियरली डिपिक्ट होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्लियरली डिपिक्ट करो। देखो मैं मटीरियलिटी के एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा था ₹50 लाख का, कहीं पे पैसा लगाया 50 लाख रुपए जो कि डूब गए, आपको बिल्कुल लॉस हो गया, उसमें कंप्लीट आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो नहीं करा, तो आपको 50 लाख का जो मेजर लॉस हुआ था वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करा, तो यूज़र्स किस होप में होंगे। यूज़र्स ने क्या करा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा उन्होंने तो ये लॉस दिखा ही नहीं, उनको तो ये लॉस दिखा ही नहीं। तो अल्टीमेटली यूज़र्स क्या सोच रहे हैं कि आपकी कंपनी तो भाई अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, तो उन्होंने अपना पैसा भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपने क्या करा, एक मटीरियल चीज़, बहुत बड़ी आइटम जो कि आपने शो नहीं करी थी, तो ये बेसिकली आपने क्या करा, गलती कर दी, आपने शो नहीं करी। यूज़र्स ने अपना पैसा लगा दिया, शेयर होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, सब ने अपना पैसा आपकी कंपनी में लगा दिया ये सोच के कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में जाके पता चला ये तो फ्रॉड हो गया कि आपकी कंपनी प्रॉफिट्स कमाई नहीं रही, तो लॉसेस में जा रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मटेरियल आइटम की होगी, लार्ज अमाउंट की, आपको उसमें डिपिक्ट करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी स्किप्ड अवे फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक तो मटीरियलिटी आइटम कहते हैं कि बड़ी बड़ी आइटम को, लार्ज अमाउंट की। एक और चीज़ भी इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी छोटी छोटी आइटम भी है, जैसे मान लो 1000 रुपीज़ के ट्रांजैक्शंस हैं, जब भी 1000 रुपीज़ के, जैसे मान लो आपका यहाँ पे आपकी कंपनी में बार बार आप रिफ्रेशमेंट्स मंगवा रहे हो, कुछ भी मंगवा रहे हो, पिज़्ज़ा मंगवा रहे हो, रिफ्रेशमेंट्स मंगवा रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, हज़ार रुपए के हर वीकली आ रहे हैं, साल में कम से कम ये मान के चलो कि 100 बार आ गए, ठीक है, और आपने इनको रिकॉर्ड नहीं करा, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। बेसिकली अगर बार बार हम इसको इंक्लूड भी करेंगे, 1000 इंटू 100 भी करेंगे, तो 1 लाख रुपए, ये तो खुद में बहुत मटीरियल आइटम हो गई, बड़ी आइटम हो गई। छोटे छोटे खर्चे मिल के भी मटीरियल आइटम बनाते हैं, अगर आप वो भी रिकॉर्ड नहीं करो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको मटीरियल आइटम क्या देखना है, छोटे छोटे खर्चे मिल के भी बड़ी अमाउंट बन जाते हैं, और बड़ी अमाउंट खुद में एक बहुत बड़ी मटीरियल आइटम होती है। तो यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग, रिकॉर्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको अपने फाइनेंस स्टेटमेंट से स्किप नहीं कर सकते, कोई भी मटीरियल आइटम होगी तो बेसिकली मटीरियलिटी किस पे डिपेंड होती है, साइज़ पे डिपेंड होती है और नेचर ऑफ़ द आइटम, ये दो चीज़ें हैं, साइज़ एंड नेचर ऑफ़ द आइटम। दूसरी चीज़ क्या है, आप यू कैन नॉट डिसरिगार्ड एनी आइटम, ये सोच के कि छोटी है आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन मिलके भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आ सकती हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। So everything has to be disclosed, because if you are not disclosing anything, that will impact the decisions of the users itself, and they can take a different decision if they are not knowing the perfect accounting position, the perfect financial statement position of your organization. So depicting true facts is very much important. Depicting all the material items in the financial statement, that is also very much important and relevant. So this is the materiality concept.
Coming on to the next one, prudence and conservatism. What do you mean by prudence? Prudence principle dictates that accountants should exercise cautious when making judgments under conditions of uncertainty. See, in case any uncertainty is there, ensuring that assets and income are not overstated and liabilities and expenses are not understated. सो दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड. व्हाट यू नीड टू कंसिडर कि आपकी जो असेट्स एंड इनकम्स हैं वो ओवरस्टेटेड तो नहीं हो रखी, इनकम से ज़्यादा तो आपने नहीं शो कर रखा, और लाइबिलिटीज़ आपकी अंडरस्टेटेड तो नहीं हो रखी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. This principle encourages the recognition of expenses and liabilities as soon as possible, but revenue and assets only when they are certain. See, it ensures finance statement and not only optimistic and reflects a conservatism review of the firm's financial position. Basically, principle of prudence क्या कहता है, मान लो अगर आपको फ्यूचर में पता चल गया कि कोई आपका खर्चा हो सकता है, कोई अगर खर्चा हो सकता है तो उसको तो आप अभी रिकॉर्ड कर लो कि उसके लिए तो आप अभी से अपनी चीज़ों को उस वे में लेके चलो कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये खर्चा बहुत मेजर होने वाला है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस लॉस को अवॉइड कर सको, अभी से उसको अपने फाइनेंस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करके चल सकते हो. लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई रेवेन्यू होने वाला है, कोई आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको अभी रिकॉर्ड मत करो until and unless it is received. जब तक वो रिसीव ना है उसको डू नॉट रिकॉर्ड इट. बट अगर कोई खर्चा होने वाला है तो उसके बारे में अभी से सोच के, ट्रांजैक्शन को सोच के रिकॉग्नाइज करके चलो. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपकी जो भी आपको फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करो उसको किस पर रिकॉर्ड करो, कॉस्ट पे. एक एग्जांपल लेते हैं. मेरी कंपनी ने एक मशीनरी परचेज़ करी थी जिसका प्राइस था 1 लाख रुपीज़. मेरी कंपनी ने एक मशीन परचेज़ करी जिसका प्राइस था 1 लाख रुपीज़. हमने एस्टिमेटेड उसकी लाइफ रखी 5 इयर्स की, वो मशीन हमारे 5 सालों तक चलेगी. ये एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं बोला मैंने कि एस्टिमेटेड, लगभग 5 सालों तक तो वो चलेगी. तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे जो रिकॉर्ड करा वो 1 लाख रुपये में करा होगा. जब वो आई है मशीन मैंने परचेज़ करी है तो मुझे उसको क्या किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे. उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपये जितने हुए मैं लेके आई हूँ. मान लीजिए 2020 में मैंने उसको परचेज़ किया था, तो 20 में मैंने उसको रिकॉर्ड करा 1 लाख रुपीज़ का अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है. मेरे को पता है ये मशीन हमने कितने एस्टिमेटेड लाइफ कितनी ली है, 5 इयर्स. तो मतलब 1 साल में अगर मैं इसको 1 लाख को डिवाइड करूँ, डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, 20,000. तो लगभग हर साल जो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, डेप्रिशिएट होगी, डिक्रीज़ होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट होगी, वो कितनी होगी, 20,000 रुपये. तो अगले साल जो मैं इसे रिकॉर्ड करूँगी कितने पे करूँगी, 80,000 रुपये. 80,000 रुपये में फिर अगले साल दोबारा से डेप्रिशिएट कितने की होगी, 20,000 रुपये. फिर मैं उसको अगले साल रिकॉर्ड करूँगी 60,000 रुपये में. 60,000 रुपये में से फिर से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 20,000 विल बी डेप्रिसिएटेड. तो कितने पे रिकॉर्ड करूँगी मैं, 40,000 पे. 40,000 को दोबारा से मैं माइनस करूँगी 20,000 एंड लास्टली जो 20,000 बैलेंस हुआ वो डेप्रिशिएट होगा 20,000, दैट विल बी निल. अगर मैं कॉस्ट वैल्यू कह रही हूँ तो हर साल मतलब ये नहीं होगा कि 1 लाख पे ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ नॉट द केस. कॉस्ट पे अगर मैंने कहा तो मतलब फर्स्ट ईयर आपने उसको उतने पे रिकॉर्ड करा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो आप क्या करोगे, माइनस. डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट ईयर आप उसमें उसे रिकॉर्ड करोगे. तो इस तरीके से होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि जो भी चीज़ आप परचेज़ करो दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑन कॉस्ट. अगर मार्केट वैल्यू उसकी बाद में इंक्रीज़ हो भी रही है तो आप उस पर रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो. इंक्रीमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है कॉस्ट से मतलब है और उसकी डेप्रिसिएशन से मतलब है, दैट्स इट. You have to record all the things only at the cost price. जितने भी assets आप purchase करो that has to be recorded on the cost price, and you have to reduce the depreciation amount out of it, and then the written down value has to be taken over for the next year. Okay. Matching concept. The matching concept requires the expenses to be matched with the revenues. Expenses मतलब क्या होता है, खर्चे. That has to be matched with the revenues. एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आप अच्छे से समझ पाओगे. मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड ने क्या करा,
10 गैजेट्स परचेज़ करे या छोटी छोटी मशीन्स जिनको उनको परचेज़ करनी पड़ी उसको, जिससे वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपना सामान। एक मशीन की कॉस्ट थी 10,000 रुपये। तो उसने जो 10 चीज़ें परचेज़ करी, 10 मशीन्स परचेज़ करी, तो 10 इंटू 10,000, एक की कॉस्ट 10,000 रुपये थी, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ गई? 1,00,000 रुपये। ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको पसंद नहीं आई या जो भी रीज़न हुआ, जो भी नई मशीन्स आ गई, तो उसने क्या करा, उसमें से उसने 4 को बेच दिया। उसको लगा कि ये मेरे लिए 4 वैल्यूएबल नहीं है, तो उसने अपनी 4 मशीन्स को बेच दिया। कितने का बेचा? 20,000 रुपये का। हर मशीन 20,000 रुपये की बिकी। तो अगर मैं बात करूँगी 20,000 इंटू 4 कितना हो गया मेरे लिए? 80,000 रुपये। ख़रीदा कितने का था उसने? 1,00,000 का। बेचा कितने का? 80,000 का उसने वो चीज़। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ख़रीदा था उसने 10 मशीन्स थी और यहाँ पे जो बेची हैं 4। अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कहता है कि मैंने जो ख़रीदा था, जो परचेज़ प्राइस था वो मेरे लिए तो 1,00,000 रुपये का था, लेकिन मैंने जो सेल करी है वो कितने की है? 80,000 रुपये की। तो क्या कह रहा है वो? अगर वो कहता है कि मुझे तो लॉस हो रहा है, कितने का? 20,000। कैसे? 1,00,000 में से अगर 80,000 माइनस करा 20,000, तो क्या ये करेक्ट हुआ? क्या उसका ये ट्रांजैक्शन सही हुआ कि 1,00,000 का उसने परचेज़ करा, लेकिन जब मैंने बेचा तो 80,000 का बेचा, तो मुझे तो 20,000 का नुकसान हो गया? तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियरली उसने अप्लाई करा? नो, ये कॉन्सेप्ट उसने क्लियरली अप्लाई नहीं करा। कैन एनीवन टेल मी वाई? मेन रीज़न क्या था? ये जो 1,00,000 की वैल्यू है वो कितने की है? 10 मशीनों की, लेकिन उसने बेची कितनी है? 4। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस केस में भी आपको 4 मशीन्स की वैल्यूएशन ही कंपेयर करनी पड़ेगी। आप 10 मशीन के साथ 4 का वैल्यूएशन कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसके बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। तो अगर हम 4 की वैल्यूएशन करेंगे तो 4 इंटू 10,000 कितना हुआ परचेज प्राइस? 40,000। और सेलिंग प्राइस उसने कितने का करा है? तो उसने जो 4 मशीनें बेची थी उसने बेची थी 20,000 की। ये परचेज था, ये सेल्स था, तो ये बेचा कितने का था उसने? 80,000 का। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, द यूनिट्स शुड बी सेम। वेन एवर यू आर मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? जो आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हो, द यूनिट्स शुड ऑल्सो बी सेम। परचेज 40,000 का करा, बेचा उसने 80,000 का, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40,000 का उसको क्या हुआ है एक्चुअल में? प्रॉफिट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द वेन एवर यू आर मैचिंग, द डिनोमिनेशन, द नेचर शुड बी सेम। द अमाउंट कैन बी मैच्ड ओनली इफ़ the numeric values of the things are also similar। तो यहाँ पे हम जो कंपेयर करेंगे 4 से ही करेंगे rather than comparing it with the 4 with the 10। I hope it is clear। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? whenever you matching the revenues and expenses, whenever you are matching the revenues along with the expenses, you have to consider that the denominations are also the similar in nature। ठीक है, नेक्स्ट डुअल एस्पेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी अकाउंटिंग हमारी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे ही चल रही होती है। डुअल एस्पेक्ट मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उसके हमेशा क्या होते हैं? एट लीस्ट 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। डुअल मतलब 2, हमेशा उसके 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल से हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मशीन परचेज़ करी, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मशीन हमने क्या करा? परचेज़ करा। तो 2 इम्पैक्ट क्या पड़ा? एक तो मशीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आई, दूसरा क्या हुआ? जो हमने मशीन परचेज़ करा तो कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गया। तो 2 चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ा, एक मशीन पे पड़ा और एक कैश पे पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, क्या करा हमने? क्रेडिट सेल्स करी। तो हमारा 2 इम्पैक्ट क्या पड़ा? एक तो हमारा सामान बिका, सेल्स, जो कि हमारा क्या है? स्टॉक चला गया, स्टॉक हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चला गया। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा? हमने जिसको सामान बेचा उधारी पे, तो हमारा क्रेडिटर क्रिएट हो गया। तो हमेशा हमारे 2 इम्पैक्ट पड़ता ही है, 2 अकाउंट्स हमारे इम्पैक्ट पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये आगे जाके हम बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। जब हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज़ करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट और जर्नल एंट्रीज वगैरह, तो हम डिटेल में इसको समझ भी पाएंगे अच्छे से।
लेकिन हमारा यहाँ पे जो मतलब है डुअल एस्पेक्ट, मतलब एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट्स तो पड़ते ही हैं हर ट्रांजैक्शन के. सो बेसिकली दिस प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस फॉर डबल एंट्री अकाउंटिंग. इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा क्या होता है, बेस है किस चीज़ का, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का ये बेस है कि एट लीस्ट 2 अकाउंट्स पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, 2 अकाउंट्स पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है. ये आगे जाके अभी अकाउंटिंग इक्वेशन आप लर्न कर सकते हैं, इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. अभी आपको समझ नहीं आएगा बट वी विल बी स्टार्टिंग, दिस इज द कंप्लीट वन चैप्टर. ओके, नेक्स्ट, basis of accounting. The basis of accounting refers to the methods to record and report financial transaction. किस मेथड से आप रिकॉर्ड करोगे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. 2 प्राइमरी बेस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा क्या होता है अक्रूवल बेसिस. अक्रूवल बेसिस तो वही हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने अभी क्या पढ़ा था, ड्यू बेसिस भी कहा जाता है. ड्यू बेसिस मतलब कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हुई चाहे कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ, उसको क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो. ये अभी हम पढ़ चुके हैं. कैश बेसिस मतलब तब रिकॉर्ड करो जब आपको कैश रिसीव हुए, तभी आपको रिकॉर्ड करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. व्हेनेवर द कैश इज रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट आइए आ जाइए, इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, कैश बेसिस को. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Under the cash basis of accounting, transactions are recorded only when cash is received. जब आपको कैश रिसीव होगा, जब पैसा आपको मिले अपने, तभी आप उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो. कहाँ पे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. या तो रिसीव हुआ, या तो फिर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन परचेजेस की करी है, सामान खरीदा है, तो या जब पे करो तभी आप उसको रिकॉर्ड करो. Revenues are recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. आप अपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, मेन चीज़, आप अपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे. रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको कैश मिला है, ऑर्गेनाइजेशन में मिला है. और एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब आपको कैश आप लोगों ने दिया है तब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे. इसके फीचर्स पे आते हैं. सिंपल एंड डायरेक्ट. दिस मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शन. बहुत इजी मेथड है क्योंकि जब कैश पर ट्रांजैक्शन होगी आपको तभी रिकॉर्ड करना है, तो कोई डिफिकल्टी तो है ही नहीं. नेक्स्ट, नो अकाउंट रिसीवेबल्स और पेबल्स. अकाउंट रिसीवेबल और पेबल्स कब होते हैं, जब हम ड्यू बेसिस पे होते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन ड्यू नेचर पे होती है, तो हमारा ड्यू नेचर तो है ही नहीं, तो उसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं. अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल की बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन नॉट गैप कंप्लायंट. गैप मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन IFRS और ये गैप क्या होता है, इसको प्रिवेलेंट नहीं कहते. वो कहते हैं कि ड्यू बेसिस इज़ मोर प्रिवेलेंट, ड्यू बेसिस होना चाहिए रादर दैन फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. एडवांटेज की अगर हम बात करें, ईजी टू अंडरस्टैंड, सिंप्लिसिटी तो है ही, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है. कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो भी बहुत इजी है, क्लियर पिक्चर होती है कि जब कैश आ रहा है तब रिकॉर्ड करें, जब कैश जा रहा है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या है डिसएडवांटेजेस, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो इनएक्यूरेट हमें शो हो रहा होता है, करेक्ट प्रॉफिट हमें शो नहीं हो रहा होता. कि अगर मान लो हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके बिहाफ पे भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है, सामान आप बेचोगे 1 लाख रुपए का, लेकिन जो कैश में बेचा है वो अभी सिर्फ 10,000 रुपये है. जिसका कैश मिला है वो 10,000 रुपये है, बाकी क्या हुआ है आपको क्रेडिट में है, तो 90,000 किस में है, क्रेडिट में. आपने क्या करा, अभी सिर्फ 10,000 अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, 90,000 रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. तो आपके ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट होंगे, इनएक्यूरेट प्रॉफिट आपको दिखेगा क्योंकि आपने 90,000 की जो सेल्स है उसमें शो नहीं करी है. हर चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट, टाइमिंग इश्यूज. मेजर डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिकॉज डज नॉट मैच रेवेन्यूज विद द एक्सपेंडिचर. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो इसलिए हम कैश बेसिस किसी के लिए भी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता. बाकी इट इज़ योर चॉइस, आपके बिजनेस टू बिजनेस वैरी करते हैं, बट इट इज़ नॉट मच प्रेफरेबल. रिकॉर्डिंग ऑन द कैश बेसिस इज नॉट मच प्रेफरेबल. व्हाट इज़ प्रेफरेबल, योर ड्यू बेसिस.
तो कैश बेसिस एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर देते हैं. कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन कैश इज रिसीव्ड या फिर कैश पेड. ओनली देन वी रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदरवाइज वी डू नॉट रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Cash is very much important element. So coming on to the next one, accrual basis of accounting. What do you mean by accrual basis of accounting? Accrual basis अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम इसे बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं. Accrual basis मतलब due basis. Record whenever the transaction becomes due. Do not wait for the cash to be received or paid. Do not wait for it. Whichever is early, do record the transaction. Transaction should be recorded. This is very much important. ठीक है. Revenues are recognized when they are earned, and expenses are recognized when they are incurred. Features क्या हैं? Matching principles already studied. Gap prevalent है. Involves account receivable and payable. क्योंकि अगर आप ड्यू बेसिस पे दोगे, मतलब अगर क्रेडिट पे अगर आप सेल्स कर रहे हो या क्रेडिट पे आप अपनी परचेजेस कर रहे हो, तो आपको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी जनरेट होंगे. तो ये आपके लिए प्रिवेलेंट होगा. गैप प्रिवेलेंट है. गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहता है कि ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एडवांटेजेस क्या हैं? ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इससे. परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छे से हो पाता है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. कैश फ्लो के में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज होती है, क्योंकि कभी ड्यू हो रहा है, कभी कैश रिसीव हो रहा है, कभी रिसीव नहीं हो रहा. सो दिस इज़ वेरी मच डिसएडवांटेजेस. तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं. अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस. तो ये एक बेसिकली हमारी ये छोटी सी समरी आ गई. हमने क्या क्या पढ़ा है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं. अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट जो क्या कहता था, आपका जो ओनर है वो आपके बिजनेस से डिफरेंट है. योर बिजनेस इज सेपरेट एंड योर ओनर इज सेपरेट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी. जो पैसे में है उसी को रिकॉर्ड करो. अकाउंटिंग पीरियड, दैट आपको जो भी ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर ईयर में आ रहे हैं, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, दैट यू हैव टू रिकॉर्ड, बट दैट शुड बी फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ओनली. नॉट दैट द अकाउंटिंग पीरियड इज़ नॉट देयर एंड यू आर रिकॉर्डिंग. उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में है तो रिकॉर्ड करो. उससे पहले का ये बात का है तो डू नॉट रिकॉर्ड. बट एक एक्सेप्शन भी है, अगर वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इम्पैक्ट डाल रहा है तो आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो पहले की ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो. फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ डिस्क्लोज करो. कुछ भी हाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकते तो बैलेंस शीट के फुट नोट्स में शो करो. यू हैव टू डिस्क्लोज इट. मटीरियलिटी कंसेप्ट, जो भी मटीरियल आइटम है यू हैव टू इंक्लूड इट, यू कैन नॉट एक्सक्लूड इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग. प्रूडेंस, यू हैव टू बी कॉशियस इन रिपोर्टिंग अनसर्टन आउटकम्स. कोई अनसर्टन एक्सपेंडिचर है, डू टेक इन टू कंसिडरेशन. रेवेन्यू डू नॉट टेक अंटिल इट इज रिसीव्ड. कॉस्ट कंसेप्ट, असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. लेकिन हर साल आपको क्या करना होगा, उसमें से कॉस्ट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन. व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, ओनली देन द रिटन डाउन वैल्यू विल बी रिसीव्ड एंड दैट यू हैव टू बी रिकॉर्डिंग इट. मैचिंग कॉन्सेप्ट, you have to match your expenses with the revenues. Dual aspect, every entry has at least two impacts, two effects are there. Cash basis, record only when cash is received or cash is paid, do not record otherwise. Accrual basis, record when the entries are due. Do not wait for cash to be received. When the entry becomes due, you have to record it. So that's it for today. See you in the next lecture. If you liked my video, do like, share and comment, and if you have not yet subscribed, do subscribe our channel also. Okay, bye bye. See you in the next lecture.